जय करौली सरकार। जय करौली सरकार और जय माता दी। और सबसे पहले मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस दरबार से जुड़ा। मेरा नाम ध्रुव कुमार शर्मा है, ये मेरा भाई धीरज कुमार शर्मा है। हम दोनों जुड़वा भाई हैं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। हम 2019 में करौली सरकार से जुड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल थी और एक फेज़ ऐसा आया ज़िंदगी में जो लगता नहीं था कि अब बचना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि हर तरह से मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना से जूझ रहे थे। हालात घर में ऐसे हो गए थे, एक बार माँ ने कह दिया था कि प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप आज़ादपुर चले जाइए और सब्जी बेचना शुरू कर दीजिए। तो वो फेस भी काटा। फिर हम बाबा से जुड़े 2019 में। धीरे धीरे नौकरी लगी, पटरी पे ज़िंदगी आने लगी। शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक और आर्थिक, ये शारीरिक की बात करते हैं। शारीरिक में क्या क्या कैसे प्रताड़ित हो रहे थे? इसे कहते हैं कि जैसे लोग लाखों में एक किस्मत को चुना जाता है, ऐसी बदकिस्मती में मुझे चुना गया। मुझे लगता है एक ऐसी बीमारी हुई कि एम्स में इलाज चला 5 साल। मेट्रो थी तो अप डाउन भी करा, भाग दौड़ की। किसी ने कहा लंदन चले जाओ, किसी ने कहा मुंबई चले जाओ, पर कृपा रही भोलेनाथ की। जब तक दरबार से नहीं जुड़े, इतना स्वस्थ कर दिया कि हम दरबार आ सकें। क्या बीमारी थी जो 5 साल तक चले गए? मेरे को स्किन डिसऑर्डर हो गया था, और अब कह सकते हैं जैसे दीवार से सीमेंट झड़ता है, मेरी खाल जड़ने लगी थी। वजन 85 से 52 किलो हो गया था। स्टेरॉइड्स का लेवल था कि 50 mg सुबह शाम ले रहा था। फिर धीरे धीरे 30 mg हुआ, 10 mg हुआ, फिर 0.5 mg हुआ। जुलाई 2019 में एम्स ने मुझे फिट घोषित किया। बीच में मेरे को कीमोथेरेपी टाइप सी सिमिलर ट्रीटमेंट था, 2 फेज में इंजेक्शन दिए गए। और जब मैं बिल्कुल फिट हो गया जुलाई में। कीमो टाइप का क्या मतलब निकला? क्या उसको कैंसर के साथ कनेक्ट किया जा रहा था? क्या था ये? जैसे कैंसर में आपको स्किन को निकाल कर टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते हैं, ऐसी मेरी स्किन को लिया गया, बायोप्सी जिसे कहते हैं, स्किन बायोप्सी। और फिर उन्हें सिम्टम्स पता चले पेम्फिगस वल्गैरिस के। तो उस हिसाब से फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, एम्स में हुआ। एम्स में होने के बाद जब जुलाई में उन्होंने फिट घोषित किया, फिर अक्टूबर 2019 में मैं पहली बार बाबा जी के दरबार आया। मैंने कहा बाबा जी से यही मांगा कि बाबा जी पहले ज़िंदगी में आप मानसिक संतुलन दीजिए, क्योंकि नींद उड़ चुकी थी, पापा की भी नौकरी जा चुकी थी। ये जो बीमारी थी, हम लोग क्योंकि बीमारी की अभी चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर हम लोग और थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं लोगों को। ये जो बीमारी होती है कॉमन है या कुछ अनकॉमन है? ज़्यादा लोगों में होती है, कैसी है ये और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ये अनकॉमन बीमारी है। पहले क्या होता है, मुंह में छाले निकलते हैं। हुआ क्या था, मुझे छाले हुए मुंह में। तो जैसे होता है ना कि पहले जब बीमारियां होती हैं हम गली मोहल्ले की दवाइयां लेते हैं। मैंने 1 महीना बिकोसॉल ली, तो फिर उससे शायद रिएक्शन शुरू हो गया, पूरे शरीर में छाले हो गए। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं था जहाँ छाले ना हो। पानी रिसने लगा, तो पहले लगा माता है, झाड़ा लगवा लिया मंदिर में, कभी हनुमान मंदिर, कभी कहीं। लास्ट में जब केस बिगड़ गया और धीरे धीरे शरीर से झड़ने लगा, तो फिर समझ में आया कि ये कोई और बीमारी है। ये रेयरेस्ट बीमारी है, पर इसके बस कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि एलर्जी है एक तरीके से। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे पेम्फिगस वल्गैरिस का, तो आपको पता चलेगा ये मुंह से शुरू होता है और लास्ट में भी जब ख़त्म हो रहा होता है तो मुंह के छालों पे बंद होता है। पर ध्यान ये रखना होता है शुरू में कि आप गलत सलत दवा न लें, और सबसे पहले आप जाके इमरजेंसी वार्ड में आपने ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आप जितना लेट करेंगे, आपके सिम्टम्स बहुत ही भयंकर होते चले जाएंगे। 5 साल लगातार ट्रीटमेंट चला, दिल्ली के किन किन हॉस्पिटल्स में चला और कितना तकरीबन खर्चा हो गया होगा? सबसे पहले ये था कि जब ये बीमारी हुई तो मैं फाइनल ईयर में था, बीटेक के 7th सेमेस्टर में। तो नाखून भी उखड़ चुके थे, तो लिखने का तो सवाल ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं फोर्टिस में गया, उन्होंने बहुत हैवी दवाइयाँ दी। 3-4 महीने दवाइयों का इलाज। एक तो घर में कोई जॉब नहीं थी, 10,000 रुपये हफ्ते की दवा आने लगी थी मेरी, और कर्ज भी था। तो 40,000 रुपये महीने की दवाइयाँ खा रहे थे आप? 40,000 की दवाइयाँ, फिर फल उसी हिसाब से, क्योंकि दूध में बिस्कुट 3 टाइम ले रहा था, रोटी भी नहीं खा सकते थे, छाले ऐसे थे, खून निकलता था, मुंह में पानी भरा जाता था। और बेड के कोने में जैसे करवट लेते हैं ना, तो मैंने 3 महीने ऐसे गुजारे हैं कि बस टपकने रहता था। और मम्मी पापा कोने में बैठ के रोते रहते थे कि कोई दवा मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए। फिर लास्ट में फोर्टिस आए, 3 महीने वहाँ दवा चली, 8वें सेमेस्टर आया, पेपर लिखने लायक हुआ। फिर बाद में हमें किसी ने एडवाइस दी कि अब आप थोड़े से ठीक हो गए, आप एम्स चले जाओ, कम से कम आपकी दवाइयों का तो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। एम्स वालों ने फिर मेरी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने कहा आपकी दवाइयाँ अच्छी थी। फिर उन्होंने 3 महीने रेगुलर दवाई दी। उसके बाद उन्होंने कहा आप ट्रीटमेंट कराइए। इंजेक्शन लगे मेरे को 2 फेजेस में, पहले दिन 15 दिन पहले, फिर 15 दिन बाद। उसके बाद फिर 6 महीने उन्होंने और ऑब्जर्वेशन में रखा कि अब तो कोई दोबारा सिम्टम्स नहीं है। तब जाके मुझे जुलाई 2019 में इससे राहत मिली, और मुझे लगा बाबा जी ने मुझे पहले शारीरिक रूप से तैयार किया। तो जब एम्स की चल रहा था, ट्रीटमेंट की बात आ गई और जब ठीक होने लगे,
तब तक दरबार से जुड़ चुके थे या दरबार में आने की पहले की बात है? ये दरबार में मैं सितंबर में यूट्यूब देखना शुरू करा है, जुलाई में मुझे फिट किया गया। मतलब बाबा ने, मुझे लगता है ये बाबा की प्रेरणा थी, क्योंकि मैं कहीं चलता फिरता नहीं था, मैं बस भोलेनाथ के भगवान का नाम लेता था कि भोलेनाथ अब जो करो ज़िंदगी में अच्छा ही करना। तो क्योंकि ये है कि जब बीमार था माँ बाप दर दर भटके, उन्हें लास्ट में ये लगता था कि कोई ऐसा दरबार मिले कि सारी समस्याओं का निदान हो सके। तो मुझे यही लगता है बाबा ने जो हमें कष्ट दिए, प्रेरणा दी, हमें ये लगा कि देखो सर, सब अगर सब अच्छा होता तो हम दरबार से नहीं जुड़ते। तो मुझे लगा एक माध्यम बनाया, बीमारी थी, कष्ट थी, या आप पिछले कर्म कह सकते हैं, या फिर कुछ भी पूर्वजों का जो रहा हो। मुझे लगता है कि बाबा ने हमें पूर्ण तरीके से पहले हमें फिट किया शारीरिक रूप से। हम फिर सितंबर में हमने यूट्यूब चैनल देखा और अक्टूबर में हम पहली बार आए। तो हमारा फिर हमने पता चला कि लोग होते हैं ना, जब बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं, किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं ठीक ही नहीं हो सकता। यहाँ के मैंने जाना गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, किस्मत नहीं है, आप भरोसा रखिए, चमत्कार एक दिन में नहीं होता। आप 30 साल की बीमारी को आप 3 साल दे के दीजिए, मैंने दिया है और मैं आपके सामने हूँ, पूर्ण तरीके से स्वस्थ हूँ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने बाकी हैं। और अब तो मैं धन्यवाद देने आया हूँ, बेसिकली मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले 3 साल में भगवान ने बहुत इज्जत बख्शी है, गुरुदेव ने इतनी कृपा करी है, माता ने, गुरु बाबा ने, कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। फिट हूँ, आपके सामने चल फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इमोशनल हो जाऊँगा और आगे बात करूँगा तो मैं अब भाई से मतलब कुछ नहीं, इमोशनल हो जाएंगे, अच्छी बात है, क्योंकि जगह क्या है कि यहाँ दिमाग नहीं, यहाँ दिल से चलता है, और जब भाव जुड़ जाता है तो यकीन मान के चलिए कि बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। ध्रुव से तो बात होगी, अब ध्रुव के बाद की भाई से हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गई शारीरिक प्रताड़ना की बात, अब मानसिक और आर्थिक जो प्रताड़ना चल रही थी वो क्या चल रही थी, और क्या घर में सभी को था या सिर्फ ध्रुव को चल रही थी आपके साथ? वैसे तो ध्रुव को मेजर बीमारी तो ध्रुव को ही थी, बट और जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि पापा की जॉब चली गई थी। मेरी संग ये दिक्कत थी, मुझे ट्रैवलिंग में बड़ी दिक्कत होती थी, मेरे हाथ पैर कांपते थे, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाता था। उस चक्कर में कॉलेज भी मैं लास्ट सेमेस्टर ऐसे ही गया, बस पेपर देना, मैं रेगुलर कॉलेज गया ही नहीं। और बस अब इसकी बीमारी के चलते मैं क्या ही अपना बताता भैया ना, मैं तो इसके लिए दिन रात ये लगा लो, मैं बस ये बोलता था कम कमा लेंगे पर साथ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मम्मी पापा का इमोशनल हो जाते थे, अब ये ना उनके चक्कर में तो मैं अपनी बीमारी तो बता ही नहीं पाया था। और मेरी बीमारी ऐसी थी, मुझे इतनी घबराहट होती थी, मैं मेट्रो में ट्रैवल नहीं करता था, मैं बस से जाता था, क्योंकि बार बार मुझे यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती थी, हर 15 मिनट में यूरिनेशन। और मेट्रो से मैं इतना फैडअप हो गया था, एक तो ठंड बहुत लगती थी और ऊपर से ये मेरे संग फैडअप हो जाता था ट्रैवलिंग में, कह रहे तेरे को हर बार टॉयलेट जाना होता है 15 मिनट, मैं तेरे संग ट्रैवल नहीं कर सकता लाइफ में। और बाबा यहाँ से जुड़ने के बाद तो इतने चेंजेस आ गए। मतलब यानी कि जब हर मेट्रो में रुकती होगी तो फिर आप जाते होंगे, वॉशरूम यूज़ करते होंगे, फिर दोबारा आते होंगे, फिर चढ़ते थे? फिर चढ़ता था मैं, इतनी बुरी हालत थी मेरी। और मैं इतना फैडअप था, मैं सोचता था कहीं एडमिट हो जाऊँ, मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, पर मैं इसकी हालत देख के मैं ये रोता था कि पहले ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं कुछ अपना सोचूंगा। और इसके लिए तो मैं तो क्या, पूरी मम्मी पापा हम सभी तीनों ही परेशान थे, बट इकोनॉमिकल हम इतने परेशान थे। एक तो हमारा फाइनल ईयर बीटेक का, फिर उसके बाद प्लेसमेंट भी नहीं, क्योंकि हम एडमिट थे, 6 महीना ये रहता था बीटेक में एडमिट, 6 महीने में रहता था। और मेरे तो ये था, सारे टेस्ट करा लेता था, कुछ नहीं निकलता था रिपोर्ट में। यहाँ तक कि मेरे पेट में वो जब पाइप सी डालते हैं ना ओएसोफेगस के थ्रू, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मैं एम्स नहीं, सेंट स्टीफंस में एडमिट रहा, सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं निकलता। बट शरीर में दर्द, चुभन, जलन इतनी थी कि तेजाब ही रहता था हमेशा बॉडी में। अच्छा, जब ये चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहे थे और ये सब चीज़ें आ रही थी, कभी दिमाग में लगा कि ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मेडिकल तो, साइंस तो उसमें नहीं कुछ कर पा रही है। नहीं, उसमें ऐसा कभी कभी ये फील होता था, मुझे ये लगता था क्या हमने क्या किसी का ऐसा क्या बुरा कर दिया कि जो सारी विपदा एक साथ आ गई हमारे साथ। हम इकोनॉमिकली बहुत परेशान हैं, मेंटली तो इतने थक गए थे, हम ये सोचते थे मजदूरी कर लेंगे पर पहले बच तो जाएं। हमने कहा इतने कोई हमारे शौक नहीं है, ना हमें किसी लाखों की चाहे, हम तो सोचते थे 1000 में गुजारा चल जाएगा, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन बची ही नहीं थी। कहते ना ज़िंदगी से उम्मीद हार बैठे थे। और मेरी तो यह हालत थी, मैं इसको देख के बस ये सोचता था कि इसका गम ही इतना सारा है तो मैं अपना क्या ही बोलूँगा। मैंने कहा, और मैं भोलेनाथ से जाके ये बोलता था बस इसको ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं। सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में थे कि एक आदमी की पीड़ा में सभी लोग कोशिश करें कि अपने अपने छुपा लो, पहले एक को ठीक कर दें। फिर दूसरी बात, पापा की जॉब चली गई थी, मम्मी इसको लेकर वैसे आधी से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर एक फेज़ ये भी आया था, मुझे लगता था यार सब छोड़ के मैं कहीं चला जाऊँ। अंदर से यह था कि मैं चला ही जाऊँ, क्योंकि मैं इतना परेशान था कि मैं कहता था मैं बोझ ही हूँ घर वालों के लिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, मेरा तो रिपोर्ट में ही कुछ नहीं आ रहा, तो मेरा तो क्या ही ट्रीटमेंट करेगा कोई डॉक्टर। डॉक्टर कहता था हट्टा कट्टा तो है देखने में। अब मेरे पे चला नहीं जाता था, मेरी नसों में, टांगों में इतनी जकड़न थी, इतना दर्द था। मतलब मैं ऐसा सोचता था आज मैं उठ गया हूँ तो मैं पूरा दिन घर ही पड़ा हूँ, मैं दवाई भी कब तक खाऊँ।
क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इतने होने लगे थे, पेट में हमेशा तेज़ाब बना रहता था, फिर बार बार यूरिनेशन है, मैंने बताया आपको ये प्रॉब्लम रहती थी, फिर कुछ खा लो तो उसके साइड इफ़ेक्ट अलग। अब ये बाहर का मैंने खाना ही छोड़ दिया था। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन आती है क्योंकि बहुत समय तक कोई आदमी बीमार रहता है तो एक डिप्रेशन में चलने जाता है, तो डिप्रेशन में रहा हूँ मैं, इतना डिप्रेशन में रहा हूँ, एक स्टेज ये था मैं सोचता था मर जाऊँ भाग जाऊँ, बस दो में से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सोचता था मर जाऊँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, और भाग जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा ध्रुव, ऐसे थॉट आपके पास भी आते थे? नहीं सर, थॉट मेरे पास कभी मरने के लिए नहीं आए। तो मुझे ये था कि बस मेरा ये था कि एक बार ठीक हो जाऊं तो लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। अच्छा, जब भाई ने भी ये बोला कि मेरा जाने का ऐसा होता था कई बार कि घर छोड़ के चला हूँ, ये पहली बार बताया या कभी पहले बताया था? नहीं, मुझसे तो शेयर करता था। एक्चुअली क्या था, मम्मी की और इसकी नहीं बनती थी, और वो था तो आर्थिक स्थिति के कारण, क्योंकि मम्मी सबको लेके चलना चाहती थी। इसका ये था, जब आदमी क्रुद्ध हो जाता है ना आर्थिक स्थिति से लड़ते लड़ते, कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमने 7 साल फाइट किया। तो हमने ये देखा कि हमें एक्चुअली बताया रिश्तेदारों ने, हमें क्या कुछ नहीं कहा, और फिर पापा को ताने दिए, 2-2 लौंडों को बीटेक करा रहे हो प्राइवेट से, इतना पैसा कहाँ है, ये क्या कर रहे हो, इससे बड़े दुकान पे बैठा देते, शादी करा देते, आज भी मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो फिर हमने बस यही कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम पहले जी जाएँ, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। हमें दरबार में आए, हमारे दरबार ने, हमारे बाबा जी ने सबको जवाब दिया। बाबा लोग कहते थे कानपुर में क्या है, क्यों जाते हो, आज देखते हैं हम ठीक हैं, फिट हैं, तो आज वो भी सोचते हैं। मैं कहता हूँ यूट्यूब देखिए, आपको ज़रूर, जैसे हमें माध्यम मिला है, आपको अब पूछते हैं कि हमारा भतीजा हकला है, हमारी बहन थोड़ी सी दिक्कत में है, क्या किया जाए। मैंने कहा मेरे पास एक ही आंसर है, करौली सरकार। और हम ये पहले लोगों ने देख लिया, अनुभव देख लिए, सारी चीज़ें देख ली कि जहाँ मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पा रहा, शरीर में चेंजेस। अब ये तो हुआ फिजिकल की बात, कि अब आई हमारी फाइनेंशियल बात, कहाँ तक पहुँचे हैं वो सुखद अनुभव अब जीवन में क्या, क्योंकि समस्याओं की बात तो जीवन में करेंगे तो मुझे लग रहा है 30 साल 35 साल तक की समस्याएं हैं, और ये 15 मिनट के इंटरव्यू में हम लोग नहीं कह सकते। तो हम लोग ये बात करते हैं अब फाइनेंशियली बात, क्योंकि आदमी के जीवन में रहता है, अब फाइनेंशियली क्या है, कौन कौन कहाँ सेट हो गया? वैसे भाई का जब एनटीटी में हुआ इसका सिलेक्शन, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो इसका अच्छे पैकेज पे सिलेक्शन हुआ, और अब लिटरली मानिए मैं इसका बहुत वो मानता हूँ, इसमें बहुत पेशेंस है। मेरा नाम भले ही धीरज है पर मेरे में नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूँ आज, लेकिन इसमें इतना पेशेंस है ना, इसने घर को संभाला, इसने भले ही ये छोटा है पर बड़े भाई के सारे काम इसने संभाला। क्या ध्रुव, क्या हो गया फाइनेंशियली, क्या क्या चीज़ बदलाव है? देखिए, पहले बात तो बाबा जी ने मुझे चुना, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि पापा की जॉब नहीं थी, भाई की भी जॉब नहीं थी। 1 साल के बाद ये 3 साल लगातार घर बैठा। तो लोग होते हैं भड़काने वाले, तू तो अच्छा खासा कमा रहा है, तू अलग हो जा, शादी कर ले, ये अपने आप स्ट्रगल से कवर कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं बाद में आया हूँ, मैं साथ लेकर चलूँगा। कम खा लेंगे, 1 साल नहीं 4 साल दाल खा लेंगे, पर अगले 40 साल पनीर खाएंगे, क्योंकि हमें ये था कि मुझे ये था अच्छे दिन आएंगे। और बाबा जी से जब जुड़ा ना तो मुझे हर साल तरक्की मिली। जो पहली बात तो मुझे मैनेजर का भी अंगेज नहीं मिला मेरे, हर साल 5% 10% तरक्की। मैं सीनियर एसोसिएट की ट्रेनिंग में था, आज मैं टीम लीड हूँ, मेरे अंदर 10 लोग काम करते हैं, और आज मैं जा रहा हूँ, मैं TCS में जा रहा हूँ, बाबा की कृपा है। तो मुझे लोग कहते हैं एनटीटी में कि एक हमने ना कोयला चुना था, आज हीरा बन गया है, और ये बाबा ने निखारा है मेरे को। तो आर्थिक स्थिति में बाबा ने हमेशा ना दिल्ली से ना हमारा घर नहीं छुड़वाया, ना कोविड में ना बीमारियों में। मुझे लगता है मुझे माध्यम बना के ना एक बंदे को तनख्वाह देते रहे ताकि रोटी चलती रहे, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा बीमारियों में, हारियों में। और ठीक है, रिश्तेदार ताने देने के लिए हैं तो चलो हैं, पर हमने उनकी मदद नहीं लेनी पड़ी। बाबा ने मुझे शायद इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखा कि हम रोटी खा सके 3 टाइम, हमें शौक की ज़रूरत नहीं थी। हमने दवाइयाँ खाई, हमने पैसों से ट्रैवल किया, हम दरबार से जुड़े, और आज मैं खुश हूँ कि सारी स्मृति कट चुकी है। बाबा की सबसे अच्छी बात यह है कि ना आप फ्लैशबैक में मत जाओ। आप जैसे कहते हैं ना कि एक चुटकुला सुन के बार बार हंसी नहीं आती, आप बार बार दर्द को क्यों गाते हो, आप अनुभव बताओ जिससे लोग इंस्पायर हों। इसीलिए आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं आज यहाँ जुड़ा हूँ आपसे और मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा फाइनेंशियल पॉइंट बस ये है कि बाबा ने जो मुझे दिया ना, परिवार को बांधने के लिए दिया। ऐश आराम मेरे लिए आज भी नहीं है, ना 10 साल पहले थी। आज मेरी कोई विश लिस्ट नहीं है। मेरे ये मैं और मेरा भाई एक साथ कंधा मिला के चलें और खुश रहें आपस में, मानसिक संतुलन है, अच्छी नींद आती है, और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी से। क्या क्या हो चुका, बदलाव की बात करें तो जॉब की बात आ गई। एक अनुभव आपने शेयर किया था कि फाइनेंशियली कोई ग्रोथ हुई है आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके जॉब में। हाँ, मेरे फाइनेंशियल ये है कि मुझे जब TCS से लिंक आया तो पहली बात तो जब मैं कैंपस में था ना तो सबका सपना होता है TCS में ज्वाइनिंग हो कॉलेज से निकलते ही। अब मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो HR राउंड होना बाकी था, ऑफर लेटर आना बाकी था। मुझे लगा मैं ये मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा। CTC के हिसाब से सबका सपना होता है
कोई कहता है मार्केट पढ़ के मांगा करो, तो मैंने 40% हाइक मांगा। मैं अब दरबार में खड़ा हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन था 40% मिल जाए, बहुत है मेरे लिए। तो आप विश्वास करेंगे बाबा जी ने मुझे 95% हाइक दिया है, मेरी तनख्वाह ऑलमोस्ट डबल है। और ये ना एक सुखद अनुभव है। तनख्वाह बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझ बस मैं ना, ये तो लोगों के लिए परसेंटेज हाइक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको उम्मीद से ज़्यादा मिला है। और मुझे लगा है बाबा ने मेरी 5 साल मेहनत देखी है, जो मैंने परिवार के साथ किया है, जो मैंने लोगों के साथ जो संघर्ष किया है, मैंने कंपनी में एक टीम लीड बनाया है, इज्जत बख्शी बाबा ने। और फिर जब देखा कि अब शादी की उम्र हो रही है तो बाबा ने पैकेज अच्छा कर दिया है। तो बस यही है कि बाबा ऐसे अपना हाथ रखे रहे हैं हम पे, और हम हर साल धन्यवाद देने आए हैं, जैसे आज देने आया हूँ। तो बस यही है कि आज जो आए हैं सिर्फ सुखद अनुभव के जो है एक जिसे कहते हैं थैंक यू कहने आए हैं गुरु जी के, क्योंकि और ऐसा क्या है मतलब आप पेरेंट्स की बात कहाँ पे देखते हैं? माँ ने जब बोला था कि आजादपुर मंडी चले जाओ, वो जिस दिन वो बात हुई थी, चीज़ ये था ना, माँ से तो मेरी बिल्कुल बचपन से ही नहीं बनती थी, वो तो अब दरबार से जुड़ने के बाद इतनी अच्छी बनती है माँ से मेरे। लेकिन जब नहीं बनती थी तो ये बात आती थी ना कि क्यों नहीं बन रही है। नहीं, वो एक्चुअली क्या था, वो मैं उसकी एक वजह ये बताता हूँ। जब आदमी फाइनेंशियल जूझ रहा होता है ना, और आपको हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, तो एक पॉइंट पे आकर आदमी थक जाता है। अब घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता, खुद से कुछ जुगाड़ हो नहीं रहा, अब कहाँ तक आदमी वो सर्च करे। मतलब कहते हैं ना, एक आदमी स्ट्रगल भी तो एक पॉइंट पे जाकर आदमी सोचता है यार यहाँ से तो राहत मिल जाए। जब वो पैसों के मामले में ज़्यादा खींचतान होने लगी, अब मैं सोचता था यहाँ से भागे जाऊँ, यहाँ यही ऐसे ही रहना है, यहाँ कुछ होना नहीं है। एक नेगेटिव इतना था मैं, और घर में जाने का मन नहीं करता था। एक और मैं अनुभव ऐड करना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली रहता था, पिछले 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, बाबा ने क्या करा, सबसे पहले हमें गाजियाबाद शिफ्ट करा। जब हम गाजियाबाद शिफ्ट हुए, काम होने लगे, क्योंकि वहाँ की नेगेटिव वाइब्स थी। बाबा ने कहा पहले आप दिल्ली से बाहर निकलिए, स्थान परिवर्तन करा दिया। स्थान परिवर्तन कराया है। क्या कई बार होता है ना कि जब लोगों का मूड खराब होता है शिमला घूमने चले जाते हैं, तो मुझे लगता है बाबा ने पहले हमारा घर चेंज कराया। फिर दरबार की फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ी कि अक्टूबर से लेके मुझे लग रहा है हम 9वीं 10वीं बार आ रहे हैं 2019 से, और बड़ा ही अच्छा अनुभव है हर साल। और हर बार शुरू के 3-4 बार तो ज़रूर मैं कहूँगा हाँ मैंने मांगा, पर अब मुझे लगा मैं धन्यवाद ही करने आऊँगा जब भी आऊँगा, यही विश्वास है। एक चमत्कार और मैं बताता हूँ, मैंने कभी बचपन में साइकिल भी नहीं चलाई है, मैं बाइक से बहुत डरता था। आज मैंने कार भी सीख ली है, दरबार से जुड़ के बाइक भी सीख ली है, और ये बाबा का ही चमत्कार है। वरना लोग कहते थे तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब साइकिल सीखी नहीं है, चलाई भी नहीं? साइकिल मैंने बहुत कम चलाई है, बट मैं डर रहता था, मेरे गाड़ी से हमेशा एक डर सा रहता था। पर दरबार से जुड़ के ऐसा चमत्कार है, लोग हैरान है। बाइक तो वो स्मृति भी जो है गुरुजी ने हटा दी। पिछले 6 महीने में पहले तो सेकंड हैंड गाड़ी का इंतजाम किया, अब दोनों भाइयों को गाड़ी आती है। हाँ, गाड़ी चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं। अच्छा, एज ए यूथ हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई समस्याओं की बात। कोई समस्या जीवन में ऐसी चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी बाबा की कृपा से। एज ए यूथ जब इस दरबार को देखते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग घबराते हैं दरबार के बारे में बात करने में। लोग तो लगता है कि कहीं भूत का दरबार तो नहीं, प्रेत का दरबार तो नहीं, तंत्र का दरबार नहीं, ये क्या दरबार है? इस दरबार को कैसे समझते हैं एज ए यूथ? तो मैं ये देखता हूँ जो यूथ यहाँ जुड़ रहे हैं ना, पहली बात तो उन्हें कोई ऐब नहीं होगा, ना अल्कोहल पियेंगे, ना नॉनवेज होगा, ना कोई करेक्टर वाला पॉइंट। पर ये कि जो लोग, पहले तो ये था कि मुझे लगता था बड़े बूढ़े ही जुड़ेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट हैं, बच्चे सब सही हो जाएं, बच्चों के आगे माँ बाप झुक जाते हैं। पर जब यूथ जुड़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है दरबार में, क्योंकि आप पहली बात तो आप सादगी में रहोगे, आप में अंदर सात्विकता रहेगा, तो आप अपना पार्टनर भी सात्विक ढूंढोगे, और जब दोनों सात्विक होंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। तो मैं भी हूँ, आज भी बैचलर हूँ, पर मुझे लगता है कि बाबा जी मेरे लिए कोई सात्विक ही लाएंगे। तो मैंने सर्च बाबा जी को दे रखी है कि बाबा जी, और बड़ा अच्छा लगता है एज ए यूथ पॉइंट, मुझे बड़ा खुश नसीब है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यूथ भी जुड़ रहे हैं। ये नहीं है कि बस बड़े बूढ़े या पेरेंट्स ही जुड़ रहे हैं, यूथ एक्चुअली अब समझने लगा है ये क्या जगह है। मैं 2019 का एक वाक्य बताता हूँ। जुड़ने से पहले मैं बहुत डिप्रेस था, मैं घर पे था, मैं एक दोपहर बहुत डिस्टर्ब में सो रहा था, तो मुझे माता रानी का एक सपना आया। मैंने क्या देखा, मैं हर तरफ मतलब राक्षसों से घिरे हुए हैं, माता रानी सबको त्रिशूल से मुंह में मार मार के संहार कर रही हैं, और एक छोटी बच्ची उनकी गोदी में है। और जब मैं पहली बार दरबार मम्मी पापा आए तो बोले वहाँ पे 2 देवियाँ थीं और त्रिशूल भी था। तो तेरा सपना कि तुझे जो प्रेरणा मिली है वो यहाँ आने के लिए मिली है। और किसको कल एक सपना आया कि भदौरिया जी क्या बोल के गए, बताओ ध्रुव। मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक सपना देखा, मैंने गुरुजी आए सपने में, गुरुजी आए, और मतलब ये बहुत ही रेयर होता है। उन्होंने बस मुझे मैं बच्चे को खिला रहा था गोद में, फिर एकदम मैंने देखा कि मैं दरबार में चला गया हूँ। ये सपने में खिला रही थी या दरबार में? अच्छा। तो फिर गुरुजी आते हैं और कहते हैं तुमने कल एक बच्चा खिला रहे थे। मैंने कहा हाँ जी, कि मैं वही था। मतलब इतनी बड़ी कृपा, मैंने कभी ज़िंदगी में पहले गुरुजी को देखा नहीं था, कल पहली बार देखा। तो फिर बोले बेटा निश्चिंत होकर काम करो, आप इनसिक्योर नहीं रहोगे, उन्होंने मुझे ये बोला। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए गुरुजी के दर्शन करना। गुरुजी ने, पापा जी को भी एक में अनुभव है,
उन्हें पापा जी ने कहा फरवरी में कि हमारे काम तो हो रहे हैं पर थोड़ा धीरे हो रहे हैं। तो गुरुजी ने साफ कहा कि तुम ऐसा करो, शिवरात्रि वाले दिन उन्होंने एक उपाय बताया, तो हमने उपाय किया, सपने में उपाय बताया, हमने वो उपाय किया शिवरात्रि वाले दिन, और 10 दिन में तो मेरा ऑफर लेटर आ गया टीसीएस से। तो मतलब गुरुजी समाधान भी दे रहे हैं, सपने में भी आ रहे हैं। मतलब ये जो कई बार ऐसी बातें आती है कि गुरुजी हमारे सपने में आए, उन्होंने चिकित्सा करी, उन्होंने हमें कुछ शेयर किया, हमारी बातें उपाय बताए हैं, वो रियलिटी में ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। मुझे लगता है गुरुजी रक्षा करते हैं, और मुझे लगता है गुरुजी साक्षात आते हैं, बस वो हमें एक इल्यूजन में डाल लेते हैं ताकि जब हम उठे हम कहें सपना है, पर मुझे लगता है वो रियलिटी में आते हैं और उपाय बताते हैं, चिकित्सा करते हैं। बड़ी मतलब कई बार होता है सर दर्द हो रहा है, सुबह तक उठा नहीं जाएगा, ऑफिस है, जैसे मेरी शाम की शिफ्ट रहती है, मुझे लगता है गुरुजी आके खुद लेप लगाते हैं कभी कभी। तो मतलब बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दरबार ऐसा है कि सच में है, ऐसा नहीं है कि बस आप मूर्ति पूजन कर रहे हैं और कभी कुछ होगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जो है यही है, कट गया तो कट गया, आपको वेट नहीं करना है 5 साल बाद रिजल्ट आएगा, आपको रिजल्ट फील होता है। आप भरोसा करो, प्रक्रिया पूरी करो बिना संशय के, और मैं जिंदा हूँ तो ये उदाहरण है, जैसे मैंने बीमारी। अच्छा, इस विश्वास के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, ये कैसे बूस्ट होगा, कहाँ से आता है, किस दुकान में मिलता है, वो विश्वास कैसे लेकर आए, कहाँ से लेकर? मैं बताता हूँ, मैं जब भी दरबार के बारे में सोचता हूँ इतना इमोशनल हो जाता हूँ, शायद ही मैं कभी पहले हुआ हूँ। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ बाबा जी के, बाबा जी इतना परोपकार का काम कर रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। और ये कहते ना, ये आनंद का विषय है, जो अनुभूति जो जानता है वही पा सकता है, किसी के कहने से नहीं आएगी ये चीज़। कहते हैं ना, जैसे एक कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, आप किसी को कहते हैं तू कर सकता है, किसी के कहने से नहीं आता, उसका जब टाइम आता है वो करता है। लेकिन दरबार से जुड़ के मैंने जाना, आप कॉन्फिडेंस छोड़ो, आप जो नहीं सोच सकते ना, दरबार आपको वो सब कुछ देगा। दरबार की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से 1000 गुना नहीं, करोड़ों गुना अच्छी है। मैं कह रहा हूँ आप अपने पे भरोसा छोड़ो, आप दरबार पे भरोसा रखो, सब कुछ होगा। और विश्वास ऐसे बढ़ाया जा सकता है कि जैसे आप ये काम करते हैं, आप इंटरव्यू प्रिपेयर करिए, मतलब लोगों को, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि लोगों को 13 महीने पहले और 13 महीने बाद का जरूर देना चाहिए। अपीयरेंस से नहीं, आपको माइंडसेट और ऑरा बताएगा कि आपके इंटरव्यू देने की शैली बदल चुकी होगी, क्योंकि वो आत्मविश्वास कूट कूट के लोग क्या करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, चमत्कार चाहते हैं पहले कि हम बस आ जाए, नमन किया, हवन किया, परसों ही लॉटरी लग जाए। आप पेशेंस करो, आपकी बीमारी 30 साल पुरानी है, आप 3 साल दो, तो ये विश्वास ऐसे बढ़ेगा कि जब आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो आप उसके प्रक्रियाओं को समझो। पहली बार हवन कब करना है, 5 हवन के बाद क्या होगा, 7 हवन के बाद क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है ना, आप अनुशासित हो जाते हो, कोई ऐब नहीं रहता आप में, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो जब हम कुछ बुरा कर ही नहीं रहे हैं, बाबा जी के डिसिप्लिन में चल रहे हैं, तो फिर क्या गलत होना है। तो ये विश्वास तभी बढ़ेगा, आप बाबा जी में विश्वास करिए, बाबा जी तरक्की देंगे और विश्वास बढ़ता जाएगा। अब लास्ट वे की क्वेश्चन कि परसेंटेज दिए जाएँ तो कहाँ तक पहुँच गए, और दूसरा कि कोई ऐसी बात जो आज तक इतने बार आने के बाद गुरुजी से अभी तक नहीं बोल पाए, क्या बात है? परसेंटेज तो मैं कहूँगा कि जैसे मैं रिकवर हुआ हूँ तो मैं 0 से 75% पे आ गया हूँ, और गुरुजी से क्या कहें, पहले तो वो 25% क्या रह गया? 25% क्या रह गया है कि जैसे सांसारिक काम कुछ रह गए हैं, आप कह सकते हैं कि जो भी थोड़ी सी जिम्मेदारी पेरेंट्स की हैं उन्हें थोड़ा फ्री कर दिया जाए, तो बस वही है कि वो भी धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे। तो वो 25% समय के साथ होंगे या अभी आज कर देने चाहिए? मैं तो कहता हूँ जो बाबा जी को जो समय सही लगता है तब होने चाहिए, क्योंकि लोगों के हिसाब से हम लेट हैं, कुछ लोगों के हिसाब से हम जल्दी हैं, तो हम लोगों का ना विचार सुनते हैं, बस जैसे ना क्रिकेटर टीवी नहीं देखते हैं। आज हम लोग, अब ये 25% की बात आ गई है, जिक्र बढ़िया हो गया, वो 25% में हम लोग देखते हैं कि रह क्या क्या गया, क्योंकि कई बार हम लोग जब देखते हैं, लोगों से बात होती है कि साहब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना दो, और हम लोग कहते हैं कि आप कितना पैसा चाहते हो, तो बता नहीं पाते। तो ये जो 25% आया है, वो 25% का जो फेज़ है वो कहाँ फंसा हुआ है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करो। क्या हमारी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि वहाँ पहुँचे नहीं है? शादी समय के अकॉर्डिंग होगी, स्केल टाइम के अकॉर्डिंग होगा। आज जॉब टीम लीडर बने हो, कल को आप एएसएम बनेंगे, देन और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब होगा। क्या आज होगा वो 25% क्या है, वो क्या फंसा, वो पेज बताओ मुझे। वो 25% आप ऐसे समझिए, कहते हैं ना बाबा जी जो प्लानिंग आपके लिए देंगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, 25% छोड़ो, आप ये सोचिए जो अब चल रहा है वो बेस्ट है। यानी 100% है, वो 25 कुछ नहीं रह गया है, 100%, लेकिन वो जो अब होने वाला है वो आगे हमें भविष्य नहीं मालूम, इसलिए हम कंफ्यूज हैं। हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ विश लिस्ट हैं जो समाज ने टिक कर दिया हमारे लिए,
शादी ब्याह घर, तो वो एक्चुअली लोगों का जो रेफरेंस पॉइंट है ना, हम लेट हो रहे हैं हर चीज़ के लिए, पर मुझे लगता है बाबा जी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बहुत सही कर रहे हैं। तो बस वही है कि वो जो 25% मैंने इसलिए कहा है कि सामाजिक तौर पे कहा है, बाकी पर्सनल तौर से मुझे लगता है 100% चल रहा है वो चीज़ है। अब दोनों भाई जो गुरुजी को नहीं बोल पाए वो क्या है, जो रहा अभी छुपा है मन में, वो आज तक इतने बार मिलने के बाद नहीं बोल पाए? मैं तो मुझे ये लगता है कि बाबा जी से कि एक अनुमति है कि चरण स्पर्श करने को मिल जाए बस, क्योंकि वो हर किसी को चरण स्पर्श करने को मिल जाए उनका। बात तो सामने आमने हुई है, जैसे ब्लैक मैजिक एडवाइस स्मृति चिकित्सा हुई है, बस एक बार उनका चरण वंदन हो जाए तो दिल को एक सुकून मिल जाएगा, बस एक यही चाहते हैं। क्योंकि ये है कि मांगने का तो कोई लिमिट था है ही नहीं सांसारिक में जब तुम रह रहे हो, पर बाबा जी ने जो मानसिक शांति दिया ना, कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि नमन है उनके। धीरज और ध्रुव दोनों भाई आए हुए हैं दिल्ली से और बहुत अच्छा शानदार इंटरव्यू हुआ और काफ़ी हम लोगों ने डीप इंटरव्यू किया और दरबार की बात रही कि चरण स्पर्श की बात करी, क्योंकि वाकसित दरबार है, कुछ भी हो सकता है। जब इन्होंने बोली है तो यकीन मान कीजिए कि बात जरूर जल्दी पूरी होगी, इसीलिए हम लोग कहते हैं चमत्कारिक दरबार है करूरी सरकार पे। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय करूरी सरकार।